नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल अंशवली कुमार क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए हम आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जो कि हिंदी है। क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है पूरे बुक से निकाल कर कि जो भी इस बार पूछेगा 2022 के बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछेगा, आज हम वही प्रश्न पर चर्चा करेंगे और वही प्रश्न हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं और वही प्रश्न आप लोग को हम बताएंगे। तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे दिया गया है खंड अ यानी कि समूह अ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनमें से मात्र आपको 50 को बनाना है सही सही। ये 100 में से 50 को सही सही बनाना है, यही आपको वहाँ जो काउंट होगा। और ये 50 को छोड़ देना है, इसको नहीं बनाना है। इन दोनों को जोड़कर 100 होता है। इसलिए आप इस तरह से आज हम 50 का सेट लेकर आए हैं और जो बोर्ड में पूछेगा वही 100% VVI टाइप का प्रश्न है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न इस प्रकार है कि बहुविकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर देना है। तो पहला प्रश्न ये है, राम नाम डैश की रचना है। राम नाम जो है ये डैश की रचना है, एक कहानी एक कविता है, उसके शीर्षक का नाम है राम नाम बिनु बिरथे। यह किसकी रचना है, इनका जो रचना कौन किए थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है गुरु नानक, बी में दिया गया है रसखान, सी में दिया गया है घनानंद और डी में दिया गया है प्रेमघन। तो आप इसका सही आंसर बतलाइएगा। देखिए, अगर आप सही आंसर जानते हैं तो कमेंट में बतला दीजिएगा, तो हमें ऐसा लगेगा कि आप लोग कुछ जानते हैं, पढ़े लिखे एग्जाम में देने के लिए जा रहे हैं। अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए हम बतलाते हैं कि यह ए नंबर का इसका सही ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, क्योंकि राम नाम बिनु बिरथे वाला जो कहानी कविता है यह गुरु नानक द्वारा लिखा गया है। दूसरा में कह रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो आप लोग जानते होंगे कि गोधूली भाग 2 हिंदी में पहला कविता जो कहानी है उसका जो लेखक है वही इनका संविधान लिखे हैं, जो कि है भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है? 20 के दांत जो कहानी है उसका रचयिता कौन है, आपको बतलाना है। इसमें से 4 ऑप्शन दिया है, इसमें एक ऑप्शन आपको सही सही टिक लगा के आना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो जरूर बताइए। तो चलिए हम बतलाते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा नलिन विलोचन शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नलिन विलोचन शर्मा जो है वो 20 के दांत कहानी को लिखे हैं। अगला प्रश्न है इसी चैप्टर से, 20 के दांत ही चैप्टर से, कि खोखा का दूसरा नाम क्या था? तो खोखा का दूसरा नाम यहाँ पे कासू होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि खोखा का दूसरा नाम कासू है। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि प्रश्न संख्या 5, कि फ्रेडरिक मैक्स मूलर किस पाठ के रचयिता हैं, जिसे हम लोग मैक्स मूलर के नाम से भी जानते हैं? वह किस पाठ के रचयिता हैं? जिसको हम लोग मैक्स मूलर कहते हैं, वह किस पाठ की रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया श्रम विभाजन, जाति प्रथा, नागरी लिपि, भारत से हमने क्या सीखा, परंपरा का मूल्यांकन। तो आपको सही आंसर बतलाना है क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वाला, कि भारत से हमने क्या सीखा। सी वाला सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है मैक्स मूलर कहाँ
के रहने वाले थे। मैक्स मूलर जो है वो कहाँ के रहने वाले थे वो बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि यह जर्मनी के रहने वाले थे। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, किस प्रकार का निबंध है। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ललित निबंध। ये किस प्रकार के निबंध हैं, तो ये ललित निबंध है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 8 कि हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध की रचयिता हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी किस निबंध की रचयिता हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं वो किस निबंध की रचयिता हैं आपको बतलाना है। तो चलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर बी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। अगला है प्रश्न संख्या 9 कि गुणाकार मूल्य किस निबंध की रचयिता है। गुणाकार मूल्य किस निबंध की रचयिता है, तो ये नागरी लिपि निबंध का रचना किए हैं। नागरी लिपि निबंध यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब हुए, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको देना होता है। तो ए नंबर का सही आंसर होगा कि 2 सदी पहले। ए नंबर का सही आंसर हो जाएगा 2 सदी पहले देवनागरी लिपि का मुद्रण के टाइप 2 सदी पहले हुआ था। फिर अगला प्रश्न है कि बहादुर के कहानीकार कौन है। बहादुर का कहानी किसने लिखा है, तो बहादुर का कहानी अमरकांत जी ने लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बहादुर कैसी कहानी है, तो बहादुर जो है वो एक सामाजिक कहानी है। समाज के बारे में इस कहानी में समझाया जाता है, इसलिए इसे सामाजिक कहानी कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे इस प्रकार से प्रश्न आता है कि रामविलास शर्मा निम्नलिखित में क्या है। रामविलास शर्मा क्या है, तो रामविलास शर्मा जो है वो आलोचक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा कि वो आलोचक है, आलोचना लिखते हैं। फिर अगला प्रश्न है कि परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है। परंपरा का मूल्यांकन के लेखक कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामविलास शर्मा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, रामविलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है। बिरजू महाराज की ख्याति किस रूप में है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नर्तक। नर्तक का मतलब होता है नाच करने वाला। नर्तक थे या इसे नृत्य भी कहा जाता है। तो अब अगला प्रश्न पर चलिए। अगला प्रश्न है बिरजू महाराज किस शैली के नर्तक थे। बिरजू महाराज जो है वो कथक शैली के नर्तक थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, कथक। 17 नंबर प्रश्न कहता है अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है। अभिमन्यु पाठ के लेखक कौन है वो आपको बतलाना है। तो इसका हो जाएगा अशोक वाजपेयी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अशोक वाजपेयी। अगला प्रश्न है अभिमन्यु पाठ गद्य की कौन सी विद्या है। गद्य की कौन सी विद्या है, तो अभिमन्यु जो है वो यात्रा विद्या तंत्र है, क्योंकि इसमें यात्रा करते समय का लिखा गया है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न है देखते हैं। तो इस प्रकार है मछली किस कहानीकार की रचना है। मछली किस कहानीकार की रचना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, विनोद कुमार शुक्ल। अगला प्रश्न है कि मछली किस प्रकार की कहानी है। मछली सामाजिक कहानी है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मछली सामाजिक कहानी है। अगला प्रश्न है कि नौबत खाने में इबादत
पाठ के लेखक कौन हैं? नौबत खाने में इबादत पाठ के लेखक कौन हैं? वो आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा यतीन्द्र मिश्र। यतीन्द्र मिश्र ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? बिस्मिल्लाह खां का असली नाम क्या था? तो इनका असली नाम अमीरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर डी, इसका ओरिजिनल नाम जो है वो अमीरुद्दीन था। अगला प्रश्न है हिरोशिमा के कवि कौन थे? हिरोशिमा के कवि कौन थे? आपको बतलाना है हिरोशिमा के कवि कौन थे। तो इसका कवि अज्ञेय है। अज्ञेय है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 24, अज्ञेय किसका उपनाम है? उपनाम का अर्थ होता है छोटा नाम। अज्ञेय जो है किनका छोटा नाम है या अज्ञेय का पूरा नाम क्या है वो बतलाना है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सच्चिदानंद बतस्यान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सच्चिदानंद बतस्यान। प्रश्न संख्या 25 है, हिरोशिमा कहाँ है? हिरोशिमा जापान में है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि हिरोशिमा जापान में है। प्रश्न संख्या 26 कहता है, हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा किसे दी गई है? हिरोशिमा कविता में सूरज की संज्ञा अणुबम को दी गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? अज्ञेय किस काव्य धारा के कवि हैं? तो इसका हो जाएगा प्रयोगवाद। अज्ञेय जो है वो प्रयोगवाद धारा के कवि हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न कहता है कि किस काव्य संकलन के प्रकाशन से हिंदी में नई हवा की झोंका आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, तार सप्तक। तार सप्तक। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण कैसी कवि हैं? कुंवर नारायण कैसी कवि हैं? तो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बतलाना है। तो इसमें कुंवर नारायण जो है वो संवेदनशील कवि थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, संवेदनशील कवि थे। प्रश्न संख्या 30 में आता है, एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं? एक वृक्ष की हत्या के कवि कौन हैं आपको बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। इसका आंसर हो जाएगा कुंवर नारायण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि कुंवर नारायण। फिर अगला प्रश्न आता है इसी चैप्टर से कि एक वृक्ष की हत्या किस काव्य संग्रह से संकलित है? तो इनका जो आंसर होगा वो होगा इन्हीं दिनों। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, इन्हीं दिनों। चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि हैं? कुंवर नारायण आधुनिक युग के किस काव्य धारा के कवि हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नई कविता। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, नई कविता। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष को किस रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है? तो वृक्ष को मानव रूप में कवि ने प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुंवर नारायण ने पेड़ की डाली की तुलना किससे की है? तो कुंवर नारायण ने पेड़ की डाली की तुलना राइफल से की है।
अगला प्रश्न आता है कि हमारी नींद की रचना कौन है। हमारी नींद की रचना कौन है? तो वीरेन डंगवाला ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वीरेन डंगवाला। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौइक हो जाएगा, नाविक शब्द का संधि विच्छेद नौइक हो जाएगा। सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो सुंदर शब्द का स्त्रीलिंग सुंदरी होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उस विकल्प को चयनित कीजिए जो दिए गए शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो वो शब्द है होठ, तो ओष्ठ इसका पर्यायवाची शब्द है, रदफट इसका पर्यायवाची शब्द है, औधर इसका पर्यायवाची शब्द है। बस बच जाता है अष्ट जिसका अर्थ होता है 8, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि टकासा जवाब देना का अर्थ है। टकासा जवाब देना का अर्थ है, तो इसका आंसर हो जाएगा निरुत्तर कर देना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि निरुत्तर कर देना। 40 नंबर प्रश्न है कि मैं खाना खा चुका हूँ, इस वाक्य में भूतकालिक भेद इंगित कीजिए। तो इस वाक्य में भूतकालिक भेद जो है वो है पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल। प्रश्न संख्या 41 कहता है परीक्षा में चोरी मत करो, इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? इस वाक्य में मत प्रश्न बोधक निपात है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि निशा का विपरार्थक शब्द क्या है? निशा का उल्टा क्या होता है वो हमसे पूछा जाता है। तो निशा का विपरार्थक शब्द जो है वो हो जाएगा दीवा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है समास शब्द का क्या अर्थ है? तो समास शब्द का संक्षेप होता है और जहाँ विग्रह दिया होता है वह विग्रह का अर्थ होता है विस्तार। चलिए अगला है कि देवालय में कौन सा समास है? देवालय में कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न इस प्रकार है कि अक्ल का दुश्मन का क्या अर्थ है? अक्ल का दुश्मन का अर्थ होता है मूर्ख, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन का आंसर कौन होता है? मूर्ख। मूर्ख जो होता है वो अक्ल का दुश्मन होता है। अगला है कि निज भाषा उन्नति अहो, सब उन्नति के मूल पंक्ति किसकी है? ये जो पंक्ति कौन लिखे हैं वो बतलाना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सुमित्रानंद पंत। अगला प्रश्न है कि उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? उपवन का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? उपवन का सही पर्यायवाची शब्द उद्यान है। उपवन का सही पर्यायवाची शब्द उद्यान है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न को देखते हैं। तो इस प्रकार है कि लोटा किस प्रकार का शब्द है? लोटा देशज है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत डैश है। भारत में खेलों की स्थिति अत्यंत शोचनीय है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।
अंतिम प्रश्न कहता है, महल का वह हिस्सा जिसमें पुरुष नहीं जाते हैं, केवल स्त्रियां ही जाती है कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा वो बतलाना है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अंत रूप। अंतः रूप ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अंतः रूप, जिसमें सिर्फ महिला ही जाते हैं। तो वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।